हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। अब इस पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इस चैप्टर में क्या क्या है, बिकॉज ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में आधा नहीं दिया हुआ है, बट वो सिलेबस में है, वो पेपर में आता है वो टॉपिक्स, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। पहले आप चैप्टर को समझो कि चैप्टर में आपने करना क्या है, बिकॉज दिस इज द चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा टॉपिक नहीं करना। तो बिजनेस सर्विसेज, सबसे पहले तो वो सर्विसेज आएंगी जो बिजनेस के ऑपरेशंस में बिजनेस को क्या चाहिए रहती है, नीड में रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। अब इस चैप्टर में हमारे पास 3 टाइप ऑफ सर्विसेज है मेजर: इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज। ये 3 आपके सिलेबस में: इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज। इंश्योरेंस में आपके पास 2 मेजर टॉपिक्स हैं। एक तो आपके पास प्रिंसिपल्स का टॉपिक जो आपको पेपर में आना ही आना है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, एंड सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जैसे कि लाइफ, मैरीन, फायर एंड हेल्थ। ठीक है, उसके बाद आता है बैंकिंग। ये वाला टॉपिक तो देखो आपकी बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, बट टाइप्स वाला क्वेश्चन आप बुक से मत करना। जैसे मैं आपको आज करवाऊंगी, आप उस अकॉर्डिंग उसको नोट डाउन करना। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए रहेंगे इस चैप्टर के तो कमेंट में डाउन, मैं आपको नोट्स भी डीएम कर सकती हूँ। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा हैफजेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो या तो आप एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक से इसको करो, जैसे कि सुभाष दे, पूनम गांधी, संदीप गर्ग, या तो उसमें से करो या फिर खुद अपने नोट्स रीडर डाउन करो तो भी ये हो पाएगा। सेकेंड आता है बैंकिंग। बैंकिंग में आपके पास है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास ई बैंकिंग, ये है, एंड मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। आप डिजिटली पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, ये भी सारा नहीं है बट इनकम्प्लीट सा है एनसीईआरटी में। तो सिर्फ एक ही टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में है, ई बैंकिंग। बाकी सारा आपको या तो किसी अदर्स बुक से करना पड़ेगा या फिर अपने नोट्स रिटर्न डाउन करो, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं तो क्लियर करवाऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में आते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पोस्टल सर्विसेज, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसमें हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, पार्सल के बारे में पढ़ेंगे, कुरियर के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 हमने टर्म्स को पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर। आपने चैप्टर में करना क्या क्या, बिकॉज दिस चैप्टर ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को सबसे पहले तो ये नहीं समझ आता कि कौन सा टॉपिक करना और कौन सा टॉपिक नहीं करना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने, सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर आपकी बुक में है उसको कट कर दो, आपके सिलेबस में वो नहीं है। सिर्फ यही आपका सिलेबस है चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, सबसे पहले हम इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस में मैंने बोला कि आपको 2 क्वेश्चन मेजर करने हैं, एक प्रिंसिपल्स का जो आपको 6 नंबर में आने के चांस रहते हैं, और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस होता क्या है? एक एग्रीमेंट 2 पार्टीज के बीच में जहां पे एक पार्टी रेडी होती है कंसिडरेशन टू पे अमाउंट फॉर द लॉस, जो भी उसको लॉस होगा उसका क्लेम देने को वो बैठी है, और उसके बदले में एक पार्टी क्या दे रही है, प्रीमियम पे कर रही है हर महीने या हाफ ईयरली या ईयरली। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी एग्री करती है कि इन रिटर्न वो कंसिडरेशन पे करेगी अगर उसको कोई भी लॉस होता है। ठीक है, और वापसी में उसको क्या पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा। ठीक है, इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेते हैं इंश्योरेंस। जैसे कि हमने फायर इंश्योरेंस ली अपनी फैक्ट्री की, हमने वो क्यों ली, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी फैक्ट्री को कभी आग ना लग जाए। तो अपनी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मेरी फैक्ट्री को कोई लॉस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या ले ली, इंश्योरेंस ले ली है। इंश्योरर मस्ट हैव द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। अब इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। ठीक है, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिस
जिसने इंश्योरेंस लिया है, जैसे कि मैंने अपनी फायर इंश्योरेंस लिया अपनी फैक्ट्री की, तो मैं इंश्योर्ड हूँ। इंश्योरर आर द इंश्योरेंस कंपनी जो हमें इंश्योरेंस दे रही है। तो इंश्योर्ड मस्ट हैव द पेक्यूनरी इंटरेस्ट, विच मीन्स कि अगर मैं किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस ले रही हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री की ले रही हूँ, तो मेरा उसमें पेक्यूनरी टर्म में इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, विच मीन्स मोनेटरी टर्म है, पैसे के मामले में मुझे उसका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए कि अगर मेरी फैक्ट्री को आग लगी तो मेरे को पैसों के मामले में क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक है, पॉलिसी आपको पता लग गया, एक एग्रीमेंट जो तैयार होता है। उसके बाद आपके इसके कुछ फंक्शंस आते हैं इंश्योरेंस के, जो आपको डिटेल में लर्न नहीं करने, बट आपको इसके अगर मीनिंग आ जाता है लिखने को, या फिर लेंथ बढ़ाने के लिए आपको कुछ चाहिए, वर्ड्स चाहिए, तो आप इन 4 वर्ड्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले आता है प्रोवाइड्स सर्टेनिटी। इंश्योरेंस की वजह से हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड हो जाती है। सर्टेनिटी का मतलब है कि जो हमारे अनसर्टेन लॉसेज होते हैं, या फिर जैसे भी सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करवाया, हमने वो क्यों करवाया कि आने वाले टाइम में कोई घटना ना घट जाए, अनसर्टेन इवेंट ना हो जाए कि कभी भी आग लग जाए, तो हमने उस लॉस से कवर होने के लिए इंश्योरेंस करवा ली, विच मीन्स हमने सर्टेनिटी करवा ली है। रिस्क शेयरिंग, हम अपना रिस्क शेयर करें इंश्योरेंस कंपनी के साथ। प्रोटेक्शन, अभी मैंने बोला कि इंश्योरेंस इज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। कैपिटल फॉर्मेशन, एक लाइफ इंश्योरेंस ऐसी इंश्योरेंस है जहां पे हमारी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या कंसेप्ट होता है कि एक तो एज लिमिट होती है, ठीक है, या तो डेथ होता है। अगर तो वो जो पहले आ गया वहां पे उसको पैसा मिल जाता है, अगर वो मरा नहीं, उसकी वो एज पहले आ गई, तो उसकी आगे लाइफ टाइम के लिए जितनी भी उसकी लाइफ बची है उसके लिए उसके पास क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, उसके पास पैसा आ गया, उसने जोड़े हुए थे वो पैसे एक हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट किसी केसेस में कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है, स्पेसिफिकली इन द लाइफ इंश्योरेंस केस। सिर्फ आपको इंश्योरेंस के मीनिंग के लिए सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर मैं कवर कर लूँ। तो अभी तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस अच्छे से क्लियर होगा तभी आप टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है तो यही सेम टर्म्स आपके टाइप्स में यूज होने वाली है। तो अगर ये हो गया तो वो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। लेकिन इसको ध्यान से समझना, साथ साथ इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बुक में से, या उसको राइट डाउन करना। सबसे पहले आता है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस, कि जब आप एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो आपको ये बेसिक स्टैंडर्ड्स को, बेसिक गाइडलाइंस को अपने दिमाग में रख के ये कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारी गाइडलाइंस क्या क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों पार्टीज को अपनी सारी की सारी मटेरियल फैक्ट्स एक दूसरे के सामने क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ या कोई भी पर्सन लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, उसको हर एक अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको क्या क्या डिसीजेज हुए हैं, जो भी उसका जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं आप उनके हेल्थ के रिलेटेड, तो उनको सब कुछ बताना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कंपनी को भी अपनी पॉलिसी के बारे में हर एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी कि हमारी पॉलिसी में ये चीज़ इंक्लूडेड है और ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर्ड को उसी सेम पोजीशन पे लाके खड़ा करे जैसे वो लॉस होने से पहले थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी एक्टिवा की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, ठीक है, तो मेरी एक्टिवा की इंश्योरेंस को मुझे को लॉस हो गया, एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका मेरे को लॉस हो गया 1 लाख रुपीज का। ठीक है, अब या तो मेरे को 2 ऑप्शन है, या तो मेरे को 1 लाख रुपया दे दे, है ना, कैश में दे दे या कंपनसेटरी दे दे, या फिर मेरी एक्टिवा को रिपेयर करवा के दे दे। अगर ज्यादा डैमेज हो गई है तो उसको रिप्लेस करवा के दे दे। मेरे को तो भाई सेम पोजीशन पे जाना है जैसे मैं लॉस होने से पहले थी। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कि वो इंश्योर्ड को उसी सेम पोजीशन पे लाके खड़ा करे जैसे वो पहले था। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है कि आपको कंपनसेशन मिलेगी ओनली रिलेटेड टू द कॉज मेंशन्ड
इन द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल हमने मैरीन इंश्योरेंस करवाई। मैरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको कंपनसेशन मिलेगी इफ द लॉस इज ड्यू टू फायर। अगर लॉस किसकी वजह से हुआ होगा, फायर की वजह, सॉरी वाटर की वजह से। हमने मैरीन इंश्योरेंस करवाई, हमारा शिप के थ्रू हमारा सामान जा रहा है और वहां पे हमारे बॉक्सेस पड़े जिसमें ग्रेन्स है, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, वो ग्रेन्स वो शिप में घुस गए चूहे। अब चूहों की वजह से वो डब्बे हमारे खराब हो गए, डब्बों का जो ग्रेन था, सामान था, वो हमारा सारा का सारा खराब हो गया। क्या इस केस में वो हमें कंपनसेशन देंगे? नो, बिकॉज उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो पॉलिसी है वो क्या है, मेरीन इंश्योरेंस, विच मीन्स हमारी पॉलिसी में लिखा है कि आपको अगर लॉस वाटर की वजह से होगा तभी आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, अदरवाइज आपको लॉस कंपनसेट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का मतलब है कि जो कॉस्ट हमारी मेंशन्ड है पॉलिसी में, सिर्फ उसी कॉस्ट रिलेटेड आपको क्या मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगी। जैसे फायर इंश्योरेंस है तो आपको तभी मिलेगा अगर आपको फायर की वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपने फैक्ट्री की फायर इंश्योरेंस करवाई लेकिन उसमें बारिश का पानी घुस गया, बारिश के पानी घुसने की वजह से आपका सामान खराब हो गया, तो वो नहीं देंगे, बिकॉज आपकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, फायर इंश्योरेंस थी। नेक्स्ट आता है सबरोगेशन। सबरोगेशन कहता है कि आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ फुल क्लेम, पूरा क्लेम सेटल होने के बाद अगर जो डैमेज प्रॉपर्टी बचती है उसकी ओनरशिप किसके हाथों में जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द full claim, the ownership of the damaged property will shift to the insurance company. For example, जैसे एक्टिवा वाली एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, उसने हमें 2 लाख का नुकसान हुआ एक्टिवा का, उसने मुझे क्या दे दी, रिप्लेस कर दी एक्टिवा, मेरे को न्यू एक्टिवा दे दी, ठीक है। तो जो पुरानी एक्टिवा क्या थी वो मैं अपने पास रखूंगी, अगर मैंने अपने पास रख ली मैं तो उसको बेच के गाड़ी में पैसे कमा सकती हूँ थोड़े बहुत। तो वो कहते हैं सबरोगेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको पूरी सेटलमेंट मिल गई, आपको पूरा क्लेम मिल गया है, तो उसके बाद अगर कोई भी डैमेज प्रॉपर्टी बचती है वो किसके हाथों में जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के हाथों में जाएगी। क्यों? बिकॉज ताकि जो इंश्योर्ड है वो किसी भी तरह का प्रॉफिट ना कमा पाए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन तब एप्लीकेबल होता है जब एक बंदा एक ही चीज के लिए दो या फिर 3 कंपनी से क्या ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है। जैसे कि उसने एक्स से लिया 4 लाख का, ठीक है, इससे लिया 2 लाख का और इससे लिया 2 लाख का, ठीक है, 422 का लिया और उसको लॉस हो गया है 3 लाख का, आपको लॉस हुआ 3 लाख का, ठीक है। तो वो 3 लाख कैसे बटेगा, अकॉर्डिंग टू द रेशो। रेशो क्या है, 422:1:1। तो इस रेशो में आपका जो 3 लाख का लॉस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 लाख का 2/4 एक्स पर्सन देगा, 3 लाख का 1/4 वाई देगा, 3 लाख का 1/4 जेड देगा, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा क्लेम एक्स से ले लेते हो, मतलब आपने 2 लाख उससे ले लिया या फिर 2 से ले लिया ना, एक्स और वाई से ले लिया, पूरा का पूरा क्लेम अगर आप एक कंपनी से ले लेते हो, यहाँ पे चलो अमाउंट हमारी कम है, अगर आप पूरा का पूरा क्लेम एक ही कंपनी से ले लेते हो, जैसे कि 3 लाख का लॉस हुआ था, मैंने एक ही कंपनी से 3 लाख ले लिया, तो हम दूसरी 2 कंपनी से नहीं ले सकते आप अपना क्लेम, क्योंकि वो इलीगल माना जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस रेशो लेना है। अगर आप एक से ले रहे हो तो आपको दोनों से नहीं लेना, बाकी उसे नहीं लेना। उसके बाद आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि एक इंश्योर्ड मस्ट टू टेक द रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उसको कुछ रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने फायर इंश्योरेंस करवाई अपनी फैक्ट्री की, मेरे सामने आग लग रही है, क्या मैं उसको लगने दूं क्योंकि मेरी इंश्योरेंस है, पैसा तो आ ही जाना है? नो। अगर उनको पता लग गया कि हमने कोई भी मिनिमम स्टेप्स नहीं लिए टू मिनिमाइज द लॉस, तो हमें वो क्लेम देने से मना भी कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने आपका लॉस हो रहा है तो कम से कम फायर ब्रिगेड को बुलाओ, तो अपना हर कोशिश करो कि मेरा लॉस जो है वो कम से कम हो। ये मैं सोचो कि हमारी इंश्योरेंस है तो हम ऐसे ही जाने दें, तो आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनको लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। उसके बाद आता है आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंश्योर्ड मस्ट हैव पेक्यूनरी और मॉनेटरी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर।
फॉर एग्जाम्पल मैंने फायर इंश्योरेंस कर रही है अपनी फैक्ट्री की। अगर मैं अपनी फैक्ट्री, मैं उस फैक्ट्री की ओनर हूँ, तो मेरे को वहाँ पे अगर कोई भी लॉस होगा तो मेरे को पैसों के मामले में सफ़र करना पड़ेगा। मैं मॉनेटरी टर्म्स में इफेक्ट होंगी, मॉनेटरी इंटरेस्ट मेरा प्रेजेंट है। अगर मेरी कोई कज़न ब्रदर की फैक्ट्री है, मैं उसकी इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, उसकी फैक्ट्री की नहीं, क्योंकि मेरा उस फैक्ट्री में पेक्यूनरी टर्म में इंटरेस्ट प्रेजेंट है ही नहीं। अगर उसमें कोई लॉस हो रहा है तो मेरे को पैसों के मामले में मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मैं तो वहाँ पे काम कर रही हूँ या फिर उसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं नहीं वो कर सकती। ओनर कौन है, वो बंदा, तो वही वो कर सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर आप इंश्योर्ड, अगर कोई भी चीज़ की इंश्योरेंस ले रहा है तो उसमें उसका पेक्यूनरी टर्म में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 7 प्रिंसिपल, 7 to 8 कीवर्ड्स आपने हर एक के एक 2 याद रखने, डेट्स इट, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रिंसिपल की बात करें। और ये दोनों फॉर्म्स में से आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट भी आ जाता है कई बार और केस बेस्ड भी आ जाता है, तो दोनों फॉर्म्स में आ सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको करनी पड़ेगी, हर प्रिंसिपल की एटलीस्ट आपको 3 पॉइंटर्स आपको करने पड़ेंगे। वन मोर थिंग, जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है आपका, एक ऐसे टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होता, विच इज लाइफ इंश्योरेंस। क्या कहता है इंडेमनिटी, कि आपको सेम पोजीशन पे लाके खड़ा करेगा जैसे वो लॉस होने से पहले था। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर बंदा ही चला गया तो वो बंदा कैसे वापस लेके आएंगे, नहीं लेके आ सकते। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी प्रिंसिपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग में, एमसीक्यूज में केस बेस्ड का पार्ट भी बन के आ जाता है कि इंडेमनिटी प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है। तो अटमोस्ट गुड फेथ सब कुछ बताना है एक दूसरे को। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मॉनेटरी टर्म इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। इंडेमनिटी सेम पोजीशन बिफोर द लॉस। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, कॉस्ट के रिलेटेड आपको कंपनसेशन मिलेगी। सबरोगेशन, डैमेज प्रॉपर्टी की ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन वन कंपनी से हम ले रहे हैं। मिटिगेशन, रीजनेबल स्टेप्स। तो जब आप इसको पढ़ोगे और उसके बाद एनसीईआरटी से रीड करोगे तो आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। क्लियर के बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हमारे पास एक तो फायर, लाइफ, फायर, मैरीन और हेल्थ। हेल्थ में सिर्फ आपको थोड़ा सा मीनिंग करना है, रीजन आपको ये 3 करने हैं एंड इसकी थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेनेशन है। और इसका जो डिफरेंस है जो मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगी इन तीनों का, लाइफ, मैरीन और फायर का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको सिर्फ एक मीनिंग आपको दिया हुआ तीनों का, जो हम प्रिंसिपल्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बोला था, प्रोटेक्शन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, आपको ओल्ड एज में मिलता है, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब आप इस साल के हो जाओगे, 40 ईयर्स या तो पहले आ जाएंगे या फिर आपकी डेथ आ जाएगी पहले, जो भी अर्लियर होगा उस अकॉर्डिंग आपको मेच्योरिटी के बेसिस पे आपको पैसा मिल जाता है। एलिमेंट्स क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ। अभी हमने पढ़ा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, अटमोस्ट गुड फेथ। अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग चुका है कि क्या होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है, विच मीन्स कि लाइफ इंश्योरेंस हम उसी बंदे की करवाएंगे जिसमें हमारा पेक्यूनरी टर्म में इंटरेस्ट होगा, कि अगर ये ना बचा, इसको कुछ हो गया तो हम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें इंडेमनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। फायर इंश्योरेंस जो फायर की वजह से हो, स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होता है। एक्चुअल लॉस होना चाहिए, एक्चुअल लॉस होना चाहिए फायर की वजह से, और एक्सीडेंटल फायर होनी चाहिए, इंटेंशनल फायर नहीं होनी चाहिए कि हमने जानबूझ के लगवा दी पैसा लेने के लिए। एक्सीडेंटल फायर होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलता है। एलिमेंट्स अगेन अटमोस्ट गुड फेथ एप्लीकेबल होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है, इंडेमनिटी एप्लीकेबल रहता है कि जैसे लॉस होने से पहले थे आपको वैसे पहचाना। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट सिर्फ किसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगी, फायर रिलेटेड, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। मैरीन, वाटर पैरल्स, पार्शियल लॉस एट सी, सी पैरल्स की वजह से आपको लॉस होगा तो आपको मैरीन में जाना है। इसमें आपको 3 तरह की दिखती है, कार्गो, फ्रेट एंड शिप। शिप और हल का मतलब है कि आप अपनी शिप की इंश्योरेंस करवा रहे हो कि आपकी शिप का कोई नुकसान ना हो, कि शिप ना डूब जाए, ये हो। तो या तो शिप का इंश्योरेंस होगा या कार्गो इंश्योरेंस होगा, विच मीन्स हाँ जो शिप के ऊपर सामान पड़ा है उसका इंश्योरेंस होगा। फ्रेट का मतलब होता है चार्जेस, जो आपको इंश्योर या फिर इंश्योर्ड पे करता है, ठीक है। तो अगर आपका सामान रास्ते में डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो फ्रेट अगर आपको ना पे हुआ तो आप उस चीज़ का भी ले सकते हो, फ्रेट इंश्योरेंस। इसमें एलिमेंट्स अगेन सेम फायर वाले, इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा, अटमोस्ट गुड फेथ। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट को हम कॉजा प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्लियर है।
हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ आपको मीनिंग करना है कि आपको जैसे जो हम आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो चुका है, हम हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली में हर फैमिली मेम्बर का हुआ ही होता है कि अगर हमें कुछ बीमार हो गया, एकदम से कुछ हमें हो गया, इलनेस होगी, एक्सीडेंट्स हो गए, हमारे जो मेडिकल कॉस्ट है, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, डेली चेकअप्स हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। बट कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में तो आपको वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले ही क्या कर देती, सब कुछ क्लियर आउट कर देती। तो इसका सिर्फ आपको छोटा सा मीनिंग करना है, आपके बुक्स में दिया होगा, तो बस आपको उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। और इसका भी इतना ही करना है, मेन इसका डिफरेंस करना है। एक्सप्लेनेशन में आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए तीनों का, और इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है हर एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ लाइफ, फायर एंड मेरीन। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है? ह्यूमन लाइफ, लाइफ के बेसिस पे हम इंश्योरेंस करवाते हैं। फायर में फिजिकल एसेट्स एंड मरीन में शिप, कार्गो या फिर फ्रेट का करवाते हैं इंश्योरेंस। एलिमेंट्स, इसमें प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों जाते हैं, इन दोनों में प्रोटेक्शन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये मैं एंड में करवाती हूँ। ड्यूरेशन इसका 5 to 30 ईयर्स के लिए जाता है, 1 साल के लिए फायर का। एंड मरीन का एक वॉयज के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सिर्फ उसी वॉयज के लिए हम ये करवा रहे हैं। नेक्स्ट वॉयज के लिए दोबारा इंश्योरेंस होगा, मरीन इंश्योरेंस। इंडेमनिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इन दोनों पे एप्लीकेबिलिटी है इंडेमनिटी की, सेम पोजीशन उसी पोजीशन पे लेके आना। उसके बाद अगर लॉस मेजरमेंट, लाइफ में हम अपना लॉस मेजर नहीं कर सकते, अगर उस बंदे की जान चलेगी तो हम उसका लॉस मेजर नहीं कर सकते इन नंबर्स, इन दोनों को हम इन नंबर्स क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कंटिजेंसी ऑफ रिस्क, इसमें सर्टेनिटी है, आपको पता है कि पैसा आना ही आना है, चाहे वो मेरी डेथ पे आ जाए, चाहे वो मतलब मैच्योरिटी पीरियड पे आ जाए, पैसा तो आना ही आना है, सर्टेन है। लेकिन इन दोनों में अनसर्टेनिटी है कि अगर तो आग लगी ही नहीं, तो आपको अगर आग लगी ही नहीं तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको आग लगेगी आपकी फैक्ट्री को, तो वो अनसर्टेन अमाउंट है कि आपको वो पता नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। अगर लॉस होगा, अगर आग लगी तभी आएगी, अगर लॉस नहीं हुआ तो नो क्लेम, दोनों में सेम। पॉलिसी अमाउंट, इसमें हम पूरी एंटायर की करवा सकते हैं, यहाँ पे नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फिजिकल एसेट जिसकी हम करवा रहे, फैक्ट्री की अगर हमारी वैल्यू 2 करोड़ है तो 2 करोड़ से ज़्यादा हम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू, शिप और कार्गो गेन वही सेम कि अगर हम सामान की करवा रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं जानी चाहिए कि अगर 10 लाख का सामान है तो 10 लाख की होगी। कार्गो शिप, अगर जितने की भी शिप है उसकी मार्केट वैल्यू को अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। लास्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से समझो कि 2 पोजीशंस होती हैं, एक होती है आपके पास ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, एक होती है आपके पास जब आप पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है, जब आप एज ए इंश्योर्ड पॉलिसी ले रहे हो, टेकिंग द पॉलिसी। एक पोजीशन होती है जब आप क्लेम ले रहे हो, ये 2 पोजीशंस है, ठीक है। लाइफ के केस में हमारा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, जब हम पॉलिसी ले रहे हैं देन वो क्या है, प्रेजेंट है। बट अगर हम क्लेम ले रहे हैं तो नॉट नेसेसरली, हो सकता है प्रेजेंट बट नॉट नेसेसरली कि उस टाइम पे भी एप्लीकेबल हो, ठीक है। विच मीन्स कि अगर मैं अपनी फायर इंश्योरेंस करवा रही हूँ अपनी फैक्ट्री की, तो जब मैं तो वो ले रही हूँ इंश्योरेंस, उस टाइम पे मेरा फैक्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना ही चाहिए। लेकिन जब लॉस हो सकता है तो मेरी जगह कोई और क्लेम भी ले सकता है, मतलब मेरा जरूरी नहीं कि मेरा उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी लाइफ में क्या है, एप्लीकेबल है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में कि अगर मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, मान लो मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, जब तो मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, ए बंदा है उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, जब तो वो लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है उस टाइम पे उसकी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी लाइफ को कुछ हो गया तो उसको नुकसान पहुंचेगा। जब उसको पैसा मिलेगा, अगर वो मर गया हुआ, मतलब अगर उसकी डेथ पे पैसा मिला तो वो तो फिर है ही नहीं बनता, उसका कैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट हुआ। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब तो चाहिए, लेकिन जब क्लेम ले रहे हो तो नॉट नेसेसरी। अगर आप मर चुके होंगे तो आपका क्लेम तो आप प्रेजेंट ही नहीं होंगे, अगर आप एज हो गई आपकी तो आपका प्रेजेंट होगा। तो मेजरली कब होना चाहिए, टेकिंग द पॉलिसी। फायर में दोनों टाइम,
जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब भी और जब आप क्लेम लोगे तब भी, दोनों टाइम पे आपका क्या प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैरीन में एट द टाइम ऑफ क्लेम, सेकेंड एट द टाइम ऑफ क्लेम। फॉर क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार मैरीन इंश्योरेंस कोई भी करवाता है, दोनों पार्टीज करवा सकती है मैरीन इंश्योरेंस, मतलब कि जो सामान भेज रहा है वो भी करवा सकती है और जिसको सामान मिलना है वो भी करवा सकती है, मतलब दोनों पार्टीज जो है वो करवा सकती हैं। ठीक है, तो करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि करवा कौन रहा है, क्लेम से फर्क पड़ेगा कि क्लेम किसको मिल रहा है। क्लेम उसको मिलेगा जिसका उसमें मॉनेटरी टर्म में क्या होगा, इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा, जिसका उसके ना होने से उसको लॉस पहुंचेगा, उसको क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्लेम के टाइम पे तो ध्यान रखना, दिमाग से दो है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन। लाइफ में 1 पोजीशन पे एप्लीकेबल है, फायर में दोनों पोजीशन पे एप्लीकेबल है और मैरीन पे 2nd पोजीशन पे एप्लीकेबल है। लाइफ में जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब प्रेजेंट है, आपका इंटरेस्ट प्रेजेंट है, आप पैसे के मामले में इन्वेस्टेड हो तभी आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो। लेकिन अगर आपकी डेथ हो गई आफ्टर फ्यू ईयर्स, आपको तब पैसा मिला तो आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो, तो आप कैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उस टाइम पे आपका। तो जरूरी नहीं कि क्लेम के टाइम पे। ठीक है, तो 1 बोथ 2nd क्लियर है। आगे की जो बिजनेस सर्विसेज रहेगी आपकी बैंकिंग की और पोस्टल सर्विसेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको इंश्योरेंस टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।